नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक हमने वैदिक काल और बौद्ध काल दोनों प्रकार की शिक्षा पढ़ चुके। कुछ बच्चों के कहने पर मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा के ऊपर भी आज हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन शिक्षा। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल का समय 1200 से लेकर 1700 के बीच का माना गया है। 1200 से लेकर 1700, 1200 से 1700 के बीच का जो समय माना गया वो मध्यकालीन शिक्षा का माना गया, क्योंकि इस समय में जो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था थी वो सभी मुस्लिम लोगों के हाथ में थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा भी से कहा जाता है। इस समय ये एक ऐसा समय था जबकि मोहम्मद गोरी के द्वारा युद्ध किया गया था और मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बंदी बना लिया गया था और मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यह सारा कार्यभार सौंप दिया था और उसे दिल्ली की सल्तनत का राजा घोषित कर दिया था। अब जो दिल्ली की सल्तनत थी उस पर राज्य किसका था? सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ज्यादा वहां पर अपना प्रचार प्रसार किया और उन्होंने मुख्यतः इस्लाम धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद गोरी भारत से बहुत कुछ सामान लूट कर ले गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ राजपाट करने के लिए छोड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे पहला स्टेप क्या था कि यहाँ लोगों को छलबल के साथ डरा धमका कर रखना और साथ के साथ इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने बल दिया। उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे उन्होंने अपने सेनापति के आदेश दिया कि आप तक्षशिला जैसे जो बड़े बौद्ध शिक्षा के स्तंभ थे, बौद्ध शिक्षा की जगह थी जहां पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, उन्हें तहस नहस करा दिया और बौद्धकालीन शिक्षा के जितने भी छोटे छोटे जगह पर जहां शिक्षा दी जाती थी सभी जगह को खत्म कर दिया गया। अब बौद्धकालीन शिक्षा का पूरी तरह विध्वंस हो चुका था और जो छोटे छोटे केंद्र बौद्ध शिक्षा के खुले हुए थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे। परंतु इस समय में वैदिक कालीन शिक्षा अभी भी निरंतर चल रही थी, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण थे। क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा खुले रूप से नहीं होता था, बहुत चमक धमक वाले स्कूल नहीं थे, बल्कि सिर्फ आश्रम प्रणाली के तहत गुरुजी आश्रम में ही शिक्षा देते थे। तो इस समय फिर भी थोड़ी रूप से वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी और क्योंकि यह भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई थी तो भी इस शिक्षा का प्रचार प्रसार धीरे धीरे चलता रहा। परंतु मुस्लिम कालीन शिक्षा ने अपना पैर बहुत ज्यादा पसार लिया था और इस समय में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा का ही प्रचार प्रसार था। इस समय में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो मकतबों और मदरसों में दी जाती थी। इस समय शिक्षा का जो स्वरूप था सिर्फ दो तरह की शिक्षा थी, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। इस समय जो शिक्षा देने का कार्य करते थे जो गुरुजी होते थे उन्हें उस्ताद कहा जाता था। मौलवी जी शिक्षा देते थे और उन्हें उस्ताद कहा जाता था और छात्रों को शागिर्द क्या नाम दिया गया है, शिक्षार्थियों को या छात्रों को शागिर्द का नाम दिया गया है। और इस समय में जो वित्त की व्यवस्था की जो अगर हम बात करें कि रुपया पैसा कहां से आता था, वो सब राज्य सरकारें व्यवस्था करती थी। जो भी सरकार से पैसा आता था उसी से इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि इस्लामिक शिक्षा का जो समय है वो 1200 से 1700 के बीच का है। और जो अंतिम शासक था, प्राथमिक शासक मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक था। लोधी वंश, खिलजी वंश और ये सभी वंश चलते आए, गुलाम वंश ये सभी चलते आए और इनके बाद लास्ट में जो वंश था वो कौन सा था? उसमें जो मुख्य भूमिका जो निभाई औरंगजेब ने निभाई। औरंगजेब का जन्म 1659, औरंगजेब का जन्म 1659 से माना जाता है और 1707 तक यानी लगभग 48 वर्ष तक औरंगजेब ने निरंतर कार्य किया और औरंगजेब ने ही इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जो मुख्य रूप से था। उस समय इस्लामिक शिक्षा मुख्य धारा पर थी और औरंगजेब का जो शिक्षा देने का ढंग था वो क्या था? वो इस समय में 1.25 मन जनेऊ रोज उतारता था हिंदुओं के गले से और उन्हें मुस्लिम बनाने का प्रयास करता था। यह शिक्षा का एक ऐसा समय था जिस समय सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था चारों तरफ, कोई भी दूसरी अन्य शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो यह जो समय था 1200 से 1700 के बीच में शिक्षा को मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा का नाम दिया गया है।
ठीक है जी, लिख लीजिए। सबसे पहला हेडिंग डालकर लिखिएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा में वित्त की व्यवस्था। वित्त की व्यवस्था, इसमें लिखिएगा नंबर 1 राज्य का नियंत्रण, यानी इस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें राज्य का नियंत्रण था, सब हेडिंग इसमें लिखिएगा अंदर। फिर लिखिएगा निःशुल्क शिक्षा, इस समय में चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी, दोनों ही शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। इस प्रकार की शिक्षा का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। और इसके बाद लिखिएगा आय का मुख्य स्रोत सिर्फ राज्य से प्राप्त सहायता ही थी, यानी राज्य से जो सहायता मिलती थी, राज्य से जो रुपया पैसा मिलता था, सिर्फ उसी के द्वारा ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। इसके बाद मेन हेडिंग डालेगा शिक्षा की संरचना एवं संगठन। शिक्षा की संरचना एवं संगठन, इसमें लिखिएगा इस समय में शिक्षा केवल दो ही रूपों में थी, या शिक्षा केवल दो ही स्तरों में बटी हुई थी। कौन कौन से मैंने आपको बताया, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक और उच्च, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कहां पे दी जाती थी, मकतबों में, और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालेगा शिक्षा के उद्देश्य, पहले डालेगा शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, इस समय में यह एक ऐसा समय था जब शिक्षा का अर्थ सिर्फ उसी शिक्षा से लगाया जाता था जो शिक्षा मकतबों में या मदरसों में दी जाती थी। और मकतबों और मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा। इस समय में और अन्य किसी भी प्रकार की शिक्षा कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इस्लामिक शिक्षा, उसमें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान भी बच्चों को कराया जाता था, ललित कलाओं का और गणित का ज्ञान भी कराया जाता था। परंतु मुख्य जो शिक्षा थी वो सिर्फ इस्लामिक शिक्षा थी। उसी संस्कृति का प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया और अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से भारत पर जमा लिया था। और जो हिंदू लोग थे जो इस्लामिक जुबान को फॉलो करते थे, यानी अरबी, फारसी और उर्दू भाषा को जो अपनाते थे, यह शिक्षा भी मदरसों में और मकतबों में दी जाती थी। और जो लोग इन शिक्षा को अपनाते थे, इन शिक्षा के बोल बोलते थे, इनका प्रयोग करते थे, उन लोगों को ही उच्च स्थान प्राप्त थे। अन्यथा बाकी लोगों को उच्च शिक्षा में या और जगह पर कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता था। किसी प्रकार की कोई कंपनी में या किसी भी चीजों में कार्य के लिए नहीं रखा जाता था। केवल वही लोग कारीगर थे, वही लोग सिद्ध होते थे, वही लोग काम करते थे जो लोग सिर्फ अरबी, फारसी और उर्दू शिक्षा को ग्रहण कर लेते थे, जिन्हें यह भाषा बोलनी आती थी। ठीक है जी। तो हेडिंग डालेगा इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य, मध्यकालीन शिक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य। ज्ञान का विकास करना, इस समय की जो शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञान का विकास करना। और किस तरह का ज्ञान, कि लोगों के अंदर सिर्फ कुरान के प्रति और इस्लामिक शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण विकसित हो, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है जी। नंबर 2 लिखिएगा इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म की अपनी अलग एक संस्कृति है, उसका ही प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। कि बालकों को सिर्फ इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे इस्लाम धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिले। लोग इस्लाम में 5 टाइम में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, कुरान की आयतें कौन सी होती है, सिर्फ उसी संस्कृति का, उनके रीति रिवाज का ही प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद लिखिएगा नैतिक शिक्षा। नैतिक, नैतिक विकास करना लिख लो, उद्देश्य लिख रहे हैं नैतिक विकास करना। आप लोगों को पता है नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, उत्तम चरित्र के लिए शिक्षा दी जाती थी। फिर लिखिएगा शासन के प्रति वफादारी। शासन के प्रति वफादारी, शासन के प्रति वफादारी मैंने भी आपको बताया कि शासन के प्रति वफादारी में इन लोगों का सिर्फ एक दृष्टिकोण था, जो भी बताया कि हिंदू धर्म में जो लोग सिर्फ उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग कर सकते थे, उन लोगों को उच्च पद आसीन थे, अन्यथा बाकी लोगों को उच्च पद आसीन नहीं होते। ठीक है जी। इसके बाद लिखिएगा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इनके समय में शिव शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया गया। व्यवसायिक शिक्षा उस समय बहुत ज्यादा व्यवसायिक नहीं थी, बल्कि थोड़ा बहुत व्यवसायिक कार्य भी उन्हें सिखाए जाते थे, जिससे वो आगे चलकर शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने आप को काम में लगा सके। हस्तकौशल शिक्षा, हस्तकौशल ज्ञान कराया जाता था उन लोगों को। नेक्स्ट लिखिएगा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। ऐसे शिक्षा प्रणाली में उस समय सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति का मतलब था कि जो इस्लामिक शिक्षा है उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित किया जाए,
कि इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हिंदू या वैदिक काल में, बौद्ध काल में हम लोग किस में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, परंतु मुस्लिम काल में पुनर्जन्म का कोई प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है और एक दिन कयामत आएगी और उस कयामत में अल्लाह की कृपा से, अल्लाह की दया से, अल्लाह के रहमो करम से सभी मुर्दे फिर से जाग उठेंगे, सभी व्यक्ति फिर से जाग उठेंगे। ठीक है जी। तो उनके अनुसार जो लोगों की जो सोच थी वो इस तरह की थी कि जो इस संसार में हम लोग आए हैं वो अपना खुल के इस ऐश्वर्य का, इस संसाधनों का उपयोग करें, उपभोग करें। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। संस्कृति का हमने ऊपर लिखा था और अब लिखा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस समय का की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे। व्यक्ति जो भी शिक्षा से जुड़े वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म की शिक्षा से जुड़े और उसी का प्रचार प्रसार। तो ये इनके कुछ शिक्षा के उद्देश्य थे जिसमें इन्होंने मध्यकालीन शिक्षा में किस प्रकार अपनी शिक्षा के उद्देश्य दिए उन लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे शिक्षा की पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम लिखेंगे नहीं आज इतना ही, बाकी पाठ्यक्रम में कल बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम का 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक प्राथमिक और एक उच्च। प्राथमिक में कहा होता है मकतबों और में शिक्षा दी जाती थी और उच्च मदरसे में दी जाती थी। गुरु को इन्होंने क्या बताया, उस्ताद, और छात्र को शागिर्द बताया। ठीक है जी। तो ये हम लोग कल करेंगे कि कौन कौन से विषयों पर इन्होंने बल दिया, ललित कलाओं में कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने मध्यकालीन शिक्षा में इनके अनुसार वित्त की व्यवस्था कैसे की जाती थी, शिक्षा का अर्थ क्या था और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। बहुत बहुत धन्यवाद।